नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से इस सब्जेक्ट के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एम्पलीफायर। मान लीजिए दोस्तों, ये जो बॉक्स है ये आपका एम्पलीफायर है। हमने इस एम्पलीफायर में वीक इनपुट सिग्नल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, तो एम्पलीफायर की आउटपुट आपकी एज़ कंपेयर टू इनपुट सिग्नल काफ़ी स्ट्रेंथ वाले सिग्नल्स होंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर इनपुट आपके वोल्टेज वेवफॉर्म्स है और यहाँ पे उन वोल्टेज सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देते हैं, तो वो आपके वोल्टेज एम्पलीफायर बन जाते हैं। अगर ये आपकी करंट वेवफॉर्म है और करंट इनपुट करंट को अगर हम एम्पलीफाई कर देते हैं, यानी उसको बढ़ा देते हैं आउटपुट पे, तो फिर वो आपका करंट एम्पलीफायर है। लाइकवाइज अगर आप इनपुट पावर को कंसिडर करेंगे और आउटपुट पावर अगर इनपुट पावर से ज़्यादा होगी, तो वो आपका नॉर्मली पावर एम्पलीफायर हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एम्पलीफायर में जो एम्पलीफायर में जो चीज़ कॉमन होती है वो ये कि इसके आउटपुट सिग्नल जो होंगे, एम्पलीफायर के आउटपुट जो सिग्नल्स होंगे, उनकी पावर हमेशा इनपुट सिग्नल से ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है? वोल्टेज एम्पलीफायर हो या करंट एम्पलीफायर हो, हमेशा आउटपुट वोल्टेज या करंट आपका बढ़ा हुआ मिलेगा और जो पावर है वो आपकी वोल्टेज इनटू करंट होता है, तो डेफिनेटली वो आपको आउटपुट सिग्नल्स की ज़्यादा पावर मिलेगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एम्पलीफायर कभी भी इनपुट सिग्नल्स की शेप को चेंज नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि इनपुट पे आपने साइनसोइडल वेवफॉर्म दी और आउटपुट पे आपको ट्रायंगुलर वेव मिल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इनपुट सिग्नल्स का नेचर है, जैसा उसका शेप है, आउटपुट में वैसा ही शेप आपको जरूर मिलता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एम्पलीफायर कभी भी इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। जो आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, वही आपकी आउटपुट सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो दोस्तों, ये था आपका एम्पलीफायर का कुछ बेसिक्स। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर्स की तरह कैसे काम करता है, उसमें एम्पलीफिकेशन कैसे होती है। तो कोई भी ट्रांजिस्टर है दोस्तों, उसके लिए आपको दो टाइप की एनर्जी समझना बहुत ज़रूरी है। एक, उस ट्रांजिस्टर को हम डीसी सप्लाई देते हैं, उस डीसी सप्लाई से वो ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में रहता है और एक्टिव रीजन में रहकर ही वो आपका एम्पलीफायर बन सकता है। दूसरा दोस्तों, उस ट्रांजिस्टर्स को हम एसी सप्लाई देते हैं, वो जो एसी इनपुट सिग्नल्स हैं फाइनली वही आपके एम्पलीफाइड होके आउटपुट्स पे आपको मिल जाते हैं। तो इसी बेसिस पे अगर किसी भी ट्रांजिस्टर का एनालिसिस हमें करना होगा तो उसका दो टाइप से एनालिसिस होता है। एक होता है डीसी एनालिसिस, एक होता है एसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस में दोस्तों जो एसी सोर्सेज हैं उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ हम जो डीसी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पे हम क्वोशेंट पॉइंट निकालते हैं। क्योंकि डीसी एनालिसिस से ये पता लग जाता है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो अब एक्टिव रीजन में ही है। एक बार हमें ये इंश्योर कर लें कि वो एक्टिव रीजन में है, उसके बाद दोस्तों हम एसी एनालिसिस स्टडी करते हैं और इस एनालिसिस स्टडी से हमें पता लगता है कि आपके जो एम्पलीफायर है यूजिंग बीजेटी, उसका कितना करंट गेन है, कितना वोल्टेज गेन है, कितना इनपुट इम्पीडेंस है, कितना आपका आउटपुट इम्पीडेंस है। तो दोस्तों, ये दोनों एनालिसिस समझना बहुत ज़रूरी होता है। एम्पलीफायर के सेक्शन में डीसी एनालिसिस ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम थर्मल स्टेबिलिटी और बायसिंग स्टेबिलिटीज़ की बात करते थे। अब दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम सारा एसी एनालिसिस स्टडी करेंगे। इसी वीडियो में दोस्तों मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। मान लीजिए ये आपका एक बीजेटी है, अमीटर आपका ग्राउंडेड है, यहाँ पे 20 वोल्ट का डीसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है जो बाइसिंग एनर्जी है। ये दोस्तों कलेक्टर रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम्स का, ये आपका बेस रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम्स का। तो दोस्तों, अगर मैं इसमें डीसी एनालिसिस यूज़ करूं, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं क्यू पॉइंट निकालना चाहता हूं ताकि मैं इंश्योर करूं कि ये जो ट्रांजिस्टर सर्किट है ये एक्टिव रीजन में रहेगा। और जब मुझे ये पता लग जाएगा कि ये एक्टिव रीजन में है, उसके बाद मैं इस सर्किट में इनपुट सिग्नल्स जो वीक सिग्नल्स हैं उन्हें अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि सबसे पहले बेस करंट क्या होगा। बेस करंट के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ जो वोल्टेज है ये आपका 20 वोल्ट है। यहाँ जो वोल्टेज है दोस्तों, इनडायरेक्टली वो बेस टू अमीटर ही वोल्टेज है क्योंकि अमीटर आपका ग्राउंडेड है। ये आपका 0.7 है, यहाँ आपका 20 है। तो 20 माइनस 0.7 डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, इट विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ आईबी करंट। तो दोस्तों, इसका मतलब आईबी करंट आपका होगा दोस्तों 20 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 1
मेगा ओम्स। तो दोस्तों जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ये माइक्रो में कन्वर्ट होगा और फाइनली जो आपका करंट है वो बनेगा 19.3 माइक्रो एम्पियर। अब दोस्तों एक बार बेस करंट आपका आ चुका है तो कलेक्टर करंट आप इजीली निकाल सकते हो, वो होता है बीटा टाइम्स बेस करंट। बीटा दोस्तों 100 है। जब मैं इस 100 को 19.3 माइक्रो एम्पियर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास 1.93 मिली एम्पियर का करंट आपको मिलेगा। तो ये आपका कलेक्टर करंट आ गया। अब दोस्तों आपको निकालना है यहाँ पे पोटेंशियल, क्योंकि नॉर्मली मैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लेता हूँ। तो ये जो है अमीटर अगर ग्राउंडेड है तो ये वोल्टेज आपकी दोस्तों कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज ही होगी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ 20 वोल्ट है, कुछ आपका यहाँ पे ड्रॉप होगा, बाकी बचा पोटेंशियल आपका V0 होगा या VCE होगा। तो वो बनेगा दोस्तों 20 माइनस ये ड्रॉप कितना है कलेक्टर करंट इनटू RC रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका 20 माइनस कितना होगा कलेक्टर करंट 1.93 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई विद 5 किलो एम्पियर। मिली से किलो कैंसिल आउट होगा दोस्तों, और यहाँ पे जो आपका VCE है वो बचेगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वो डेफिनेटली आपका 10.35 वोल्ट के आसपास बचेगा। तो दोस्तों यहाँ से ये आपका क्यू पॉइंट आ चुका है। ठीक है, इस क्यू पॉइंट इंफॉर्मेशन से आपने ये इंश्योर किया कि आपका BJT एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ प्रूफ देना चाहता हूँ कि आपका ये जो सर्किट है अगर एक्टिव रीजन में है तो एम्प्लीफिकेशन कैसे होगी। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले वीक इनपुट सिग्नल्स यहाँ अप्लाई करेंगे बेस रीजन पे। लेटर से मैं कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, बेस यहाँ पे दोस्तों एक हम कैपेसिटर लगाएंगे, इस कैपेसिटर्स के साथ यहाँ इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और वो जो वीक इनपुट सिग्नल्स हैं मान लीजिए वो 20 मिली वोल्ट जो है वो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और -20 मिली वोल्ट वो उसका मिनिमम एम्पलीट्यूड्स है। तो ये जो सिग्नल्स हैं डेफिनेटली मिली वोल्ट्स में हैं, तो काफ़ी वीक सिग्नल्स हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सिग्नल से पहले जो बेस टू अमीटर वोल्टेज था यानी बेस पे जो वोल्टेज था वो 0.7 था, यहाँ पता कर लिया था हमने। लेकिन जैसे ही इनपुट हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जो बेस टू अमीटर वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनली, और वो डिक्रीज भी हो सकता है। अगर आपके इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव पल्स यहाँ जाती है तो बेस टू अमीटर आपका डेफिनेटली इंक्रीज होगा, यानी 0.7 पहले था और ये 20 मिली वोल्ट है जिसको मैं 0.002 वोल्ट भी बोल सकता हूँ। तो अब आपका बेस टू अमीटर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 0.72 वोल्ट हो जाएगी। और अगर नेगेटिव साइकिल जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो बेस टू अमीटर ओवरऑल जो नेट वैल्यू होगी वोल्टेज की वो आपकी 0.7 से 0.02 जो वोल्ट है वो घट जाएगी और ये बचेगा आपका 0.68। तो इस टाइप का वेरिएशन आपका बेस रीजन पे रहेगा इनपुट वोल्टेज के साथ, क्योंकि AC वोल्टेज और जो यहाँ पे 0.7 ऑलरेडी वोल्ट थी वो क्या होंगे, सुपरिम्पोज होंगे, और इस टाइप से हमारी अब बेस टू अमीटर वोल्टेज वेरी करेगी। अब दोस्तों किसी भी ट्रांजिस्टर का अगर मैं इनपुट करैक्टरिस्टिक्स देखूं तो क्या होता है, जितना आपका कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस टू अमीटर वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे तो प्रोपोर्शनली आपका क्या होगा, जो बेस करंट है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। तो ये जो इंक्रीमेंट है बेस करंट्स का वो लीनियर प्रोपोर्शंस में वैसे नहीं होता है। तो मान लीजिए 0.7 वोल्ट जब यहाँ पे था DC एनालिसिस में, जब तक सिग्नल अप्लाई नहीं किए थे, मान लीजिए उस टाइम पे जो करंट था वो तो हम निकाल चुके हैं, वो कितना है 19.3। तो दोस्तों मान लीजिए ये आपका 19.3 था। जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई की तो मैक्सिमम वोल्टेज अब हो गई हमारी 0.72 वोल्ट, तो ये आपका 0.72 वोल्ट है। इसके कोरस्पोंडिंग अब आपका जो IB करंट है लेटस से वो करंट अब आपका हो जाता है 21.3, ठीक है, इतने से इंक्रीज हो गया, यानी 2 माइक्रो एम्पियर से वो इंक्रीज हो गया। लेकिन दोस्तों जब नेगेटिव साइकिल जाएगी तो फिर मिनिमम वोल्टेज कितनी रह जाएगी बेस टू अमीटर, वो होगी आपकी 0.68। तो मान लीजिए ये आपकी 0.68 है, तो इसके बेसिस पे आपका जो IB करंट है वो कितना रह जाएगा, लेटर से 17.3 रह जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव साइकिल कंसिडर करूं तो नेट चेंज बेस करंट में कितना आया, 19.3 से 21.3 में चेंज आ गया, यानी टोटल चेंज अब आपका 2 माइक्रो एम्पियर्स का हुआ। लेकिन दोस्तों बेस करंट में चेंज है तो डेफिनेटली कलेक्टर करंट में भी चेंज आएगा, और कलेक्टर करंट का चेंज कैसे निकालूंगा, दिस इज बीटा टाइम्स चेंज इन द बेस करंट, ठीक है। और ये बीटा आपका कितना है 100 को 2 माइक्रो एम्पियर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास कितना बनेगा 0.2 मिली एम्पियर,
ठीक है। तो अब आपका ये आ गया, पहले आपका करंट कितना था, लेट अस से आपका जो करंट था वो आईसी कितना था विदाउट एसी सोर्सेज 1.93 था। ये इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 2 मिली एम्पियर्स मान लीजिए। तो अब चेंज कितना है, पॉजिटिव चेंज 0.2, तो ऊपर कितना हो गया 2.2, और नेगेटिव साइकिल्स में कितना चेंज होगा -0.2, तो वो नीचे हो जाएगा -1.8, क्योंकि 2 से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ इसमें मैंने आईसी को अप्रोक्सीमेट 2 मिली एम्पियर्स ले लिया, तो उस बेसिस पे मैंने ग्राफ बना लिया। अब दोस्तों जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसे होती है, यहाँ पे मुझे वोल्टेज चाहिए, दिस वोल्टेज माइनस दिस ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे चेंज चाहिए आउटपुट वोल्टेज में, क्या करूँगा, विद रिस्पेक्ट टू आईसी इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो ये आपका डेफिनेटली वी नोट क्या होगा, डेल्टा वी नोट। 20 आपका कांस्टेंट है दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। आईसी को विद रिस्पेक्ट टू आईसी आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो आईसी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा आईसी इंटू आर। जो कलेक्टर करंट है उसमें कितना चेंज आया है, कलेक्टर करंट में 0.2 मिली एम्पियर्स का चेंज है, तो दोस्तों यहाँ 0.2 इंटू आर सी, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप होना है, और इसके बेसिस पे आपका जो चेंज है आउटपुट में वो आपका -1 वोल्ट आया है। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइकिल कंसिडर करूं तो डेफिनेटली उस केस में यहाँ पे +1 वोल्ट का चेंज आता। तो इसका मतलब जो आपके इनपुट सिग्नल थे उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव साइकिल्स में आपका -1 वोल्ट का चेंज है। नेगेटिव साइकिल अगर होगा तो उस केस में +1 वोल्ट का चेंज होगा। ये इनपुट सिग्नल है दोस्तों, और ये अब आपका आउटपुट सिग्नल है। अब आउटपुट से पॉजिटिव साइकिल के कंपैरिजन में -1 वोल्ट है, नेगेटिव साइकिल्स में +1 वोल्ट है। अब देखो दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज आपकी 1 वोल्ट आ चुकी है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज थी आपकी 20 मिली वोल्ट। इस तरीके से दोस्तों आपके ट्रांजिस्टर्स में वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन होता है। गिवन एग्जांपल आपका कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशंस को लेते हुए आपको बताया है, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह ऐसे काम करता है क्योंकि ट्रांजिस्टर्स के इनपुट करंट का स्मॉल चेंज आउटपुट करंट के लार्ज चेंज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और उस वजह से आपकी आउटपुट वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका बीजेटी एज एन एम्पलीफायर। पूरा मैंने न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट समझ आ सके। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कोई भी हमारा एम्पलीफायर है यूजिंग बीजेटी, उस एम्पलीफायर पे हम किस टाइप की एनालिसिस यूज़ करें ताकि उसके सारे के सारे एसी एनालिसिस के पैरामीटर्स हम स्टडी कर सकें। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों मेरे पीडीएफ नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, और जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच।